एक आरओ का मेंटेनेंस होता है वो तकरीबन 3000 रुपये का होता है साल में, तकरीबन एवरेज अगर लें तो 3000 का होता है। हम उस 3000 को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सर्विस नहीं कराते, अरे पानी तो साफ आ रहा है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन कल को अगर किसी बच्चे को टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो हम 1 लाख रुपए हॉस्पिटल को देते हैं, हंसते हंसते। गंदे पानी पीने की वजह से इतने लोग एमपी में बच्चे मर गए, हॉस्पिटलाइज अभी भी हैं। नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मैं सतीश तिवारी एक बार फिर से आज पॉडकास्ट के सिलसिले में एयर न्यूज की स्टूडियो में हम बैठे हैं और आज हम जो चर्चा करने वाले जिस विषय पे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और पूरे देश के लिए आवश्यक है कि आज हम जो बात करने वाले, हमारे साथ श्री महेश मिश्रा जी हैं, हेलो। जो कि आरओ इंडस्ट्री में, जिसको कहा जाता है कि वाटर इंडस्ट्री में 25 साल से काम कर रहे हैं और 30 साल से काम करते हुए देश के कोने कोने तक अपनी सर्विस दे रहे हैं और हर किसी को जो पानी का महत्व है, जो गुणवत्ता है, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में आरओ का जो सर्विस है, आरओ की जो गुणवत्ता है, किस तरीके से काम करना है, तो मैं स्वागत करना चाहूंगा महेश मिश्रा जी का। वेलकम टू दी पॉडकास्ट। मेरा नाम महेश मिश्रा है और मैं 1993 से इस वाटर प्यूरिफिकेशन सेगमेंट में काम कर रहा हूँ जी। मैंने 1993 से 2008 तक यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड एक कंपनी टाटा की वेंचर की थी जी, जिसमें मैंने काम किया था और 2008 में मैंने इसको रिजाइन कर दिया। इस दौरान मैंने फील्ड में जाके एक टेक्नीशियन के रूप में पानी के बारे में समझने की कोशिश की कि पानी केवल टेस्ट है या एक हेल्थ का इशू भी है। तो मैंने इसके बारे में बखूबी समझा और उसके बाद आज मैं एक इंडस्ट्रीज में मेरी खुद की अपनी कंपनी है, मैं उस कंपनी में काम करता हूँ और भी मेरे कई सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरे पार्टनर्स हैं और मैं गवर्नमेंट की एजेंसीज में भी सर्विस देता हूँ, प्राइवेट एजेंसीज में काम करता हूँ। आरओ सिस्टम हमारा स्पेशलिटीज है, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं, और वाटर प्यूरिफायर सिस्टम भी है, उसके साथ और भी सिस्टम्स हैं जो ऑन डिमांड दिए जाते हैं। और तकरीबन मेरे पास इस वक्त कई हजार कस्टमर्स हैं जिनको मैं सर्विस भी देता हूँ और ऑन डिमांड सेल्स भी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, जैसे आप बता रहे हैं कई हजार कस्टमर हैं, जाहिर सी बात है जरूरत के अनुसार हर किसी को आवश्यकता पड़ती है। और जैसा कि मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, समझा थोड़ा था कि आप इस इंडस्ट्री में जब से काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, बहुत सारे लोगों का हमारे पास कॉल्स भी आते हैं कि मुझे आपसे सर्विस करवानी है या मुझे आपकी जरूरत है, आपके जो काम करने का तरीका अलग है। तो मेरा जो पहला सवाल आपसे आएगा ये है कि सबसे पहले आप अपना बताइए कि इस इंडस्ट्री को, इस समाज को आरओ की आवश्यकता पड़ी क्यों, जरूरत क्यों पड़ी? पहले के जमाने में लोग आरओ यूज करते नहीं थे। बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया मिस तिवारी। हमारे मैं आपको थोड़ा इस प्रश्न का आंसर देने के साथ साथ मैं कुछ प्रश्न आपसे करूंगा और उसके लिए आप यस और नो में जवाब दीजिएगा जी। क्या हिंदुस्तान में आज से जो 50 साल पहले पानी की स्थिति रही होगी, क्या वो स्थिति आज के समय में है? आप बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या 50 साल पहले जो हमारे देश की जनसंख्या थी, क्या आज के समय में है? नहीं है। तो 50 साल पहले जो हमारे सिस्टम्स लगे थे जमीन के अंदर, जो सीवेज का लाइन लगा था या जो वाटर सप्लाई का लाइन लगा था, आज वो 50 साल बाद जी। और आपको मैं बता दूं, हिंदुस्तान में हमारे खास करके जहां हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारी ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यहाँ पे पानी 40-50 किलोमीटर दूर से ट्रीटमेंट प्लांट से आता है जी। और वो भी टन्स के होते आता है। आप ऐसा नहीं है कि वहां से पानी चला और सीधे हमारे घर के सप्लाई हो गया, ऐसा नहीं है। टर्निंग्स होते हैं, बीच में कई टर्निंग्स लेते हो, 40-50 किलोमीटर के बदले वो 70 किलोमीटर बन जाता है जी। और ये मैं इसमें किसी सरकार की नीतियों के बारे में नहीं बताऊंगा कि किनकी अच्छी नीति थी, किनकी बुरी थी, मगर ये हमारे दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे जो सिस्टम ऐसे बने हुए हैं और जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, ये पानी की लाइन के साथ साथ कुछ ही दूर पर सीवेज की लाइन भी है। अब उसकी वजह से क्या होता है, बारिश की सीजन में या और सीजन में अगर पानी की लाइन को रिपेयर करते हैं तो भी पानी के अंदर कंटामिनेशन का चांसेस बढ़ जाता है। सीवेज के लाइन में अगर कोई लीकेज होता है तो भी वाटर की लाइन में कंटामिनेशन का चांस बढ़ जाता है। तो वैसे कंडीशन में मैंने एक चीज अनुभव किया है कि हम सुबह रेस्टोरेंट जाते हैं, आप भी जाते होंगे या कभी बाहर जाते हैं तो जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, बाकी लोग भी जाते हैं, दोपहर का लंच भी होता है, रात का डिनर होता है, तो सामने हमारे होते हैं खाने के साथ एक गिलास पानी। तो हम केवल
पानी के साफ होने की वजह से ये सोचते हैं कि पानी साफ है, मगर ये नहीं समझते कि वो साफ है लेकिन वो कंटामिनेटेड भी है। लेकिन हकीकत ये है कि साफ पानी हमेशा साफ नहीं होता, वो कंटामिनेटेड भी होता है, क्योंकि पानी में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि पानी जो पानी का उजलापन है वो तो चीखता है, लेकिन पानी का जो वायरस है वो चीखता नहीं है। या पानी के अंदर जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है या हैवी मेटल्स है, बहुत सारी ऐसी केमिकल्स आती हैं। पानी में 18 तरह के केमिकल्स हैं, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, जिंक है, आर्सेनिक है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, दुनिया भर के केमिकल्स हैं। और साथ में बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजोन्स है, साथ में आपके पेस्टिसाइड्स आजकल आ रहे हैं। दिल्ली में देखिए बिल्कुल शोर मचा हुआ है, यमुना के किनारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो पानी के अंदर सारे पोल्यूशन फैला रही हैं। वो सारे पेस्टिसाइड्स पानी में मिलते जा रहे हैं। वही पेस्टिसाइड्स किसी न किसी रूप में 0.1% भी अगर हमारे तक पहुंचता है तो वो जहर बन जाता है। तो कहीं न कहीं ये माना जाए कि तो आप भी इस बात को समझते हैं कि हमारे लिए पानी की प्यूरिफिकेशन जरूरी है। तो नॉर्मल पानी कहीं न दूषित है, बिल्कुल, जिसकी वजह से एक आरओ की ज़रूरत पड़ी जरूरत और है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती चली गई। बढ़ती चली गई। बिल्कुल। तो जो पानी है इसको प्यूरीफायर करने का एक प्रॉपर प्रोसेस क्या है? देखिए, फिर वही बात आ गई, आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले डिपेंडेंसी कम था। दिल्ली जैसे महानगर में यहाँ पे डिपेंडेंसी कम थी। तो डिपेंडेंसी कम थी तो रिसोर्सेज जो हो मैच कर जाया करते थे। तो वहाँ पे सप्लाई का, गवर्नमेंट के सप्लाई के पानी से हमारा काम हो जाता था। आज जहाँ पे एक फैमिली है, उस एक फैमिली को 40 साल पहले जो सरकार पानी की सप्लाई देती थी वो सफिशिएंट हुआ करता था। आज उसी एक फैमिली की वजह से एक अपार्टमेंट बन गया, कई सारे फ्लैट बन गए, सोसाइटी बन गए, तो ऑक्यूपेंसी बढ़ गए। और ऑक्यूपेंसी बढ़ने के साथ साथ उसकी जो जो यूटिलिटी है वो बढ़ गया। तो यूटिलिटी बढ़ने के बाद यूटिलिटी तो बढ़ी लेकिन सप्लाई वही रहा, पानी की सप्लाई वही रहा, यूटिलिटी बढ़ गई। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, हमारा जो डिपेंडेंसी है वो जमीन के अंदर के पानी के ऊपर हो गया। जमीन में बोरवेल लगने लगे, जमीन से पानी निकलने लगे, जो बिल्कुल पानी पीने लायक नहीं रहा। उस पानी को हम पीने के लिए यूज करने लगे और हमारी ये मजबूरी रही कि उस पानी के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगाया जाए कि वो पीने लायक हमें बनाए। और वो सिस्टम केवल वाटर प्यूरिफिकेशन आरओ सिस्टम ही हो सकता है, क्योंकि पानी में दुनिया भर के हैवी मेटल्स हैं। उस हैवी मेटल्स को अगर आप आरओ नहीं लगाते हैं तो वो हैवी मेटल्स निकलेगा नहीं, पीने लायक पानी होगा नहीं। तो जब पीने लायक पानी नहीं होगा तो बताइए, दूर दराज के लोग, जैसे आप, मैं इस इलाके में रहता हूँ, आप देखिए सादनगर है, पालम है, इंदिरापुरी है, सागरपुर है, यहाँ कुछ जगह तो पानी की सप्लाई है, लेकिन अगर आप अंदर की तरफ जाएं तो वहाँ पानी की सप्लाई नहीं है। वहाँ मजबूरन लोग जमीन के पानी के ऊपर आश्रित हैं। तो जमीन के पानी को हम पिए कैसे? हमें तो प्यूरिफिकेशन सिस्टम चाहिए ना। तो वैसी स्थिति में हमें अपने को एक घर पे एक अच्छा सा आरओ लगाना पड़ता है जो पानी को मीठा बनाए, हैवी मेटल्स को निकाल के एक पीने लायक पानी बनाए, जो हमारी बॉडी को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा कि जैसे कि अभी चलिए ठीक है, हम एक कैपिटल में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि पानी दूषित हो रहा है, पानी की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, आपके पास वो सिस्टम है चेक करने के लिए। लेकिन दूर-दराज जैसे दिल्ली एनसीआर में देख लीजिए, अपने गाँव की तरफ चले जाइए, आज भी लोग जो है हैंडपंप से पानी निकालते हैं, पीते हैं। तो पानी के नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं? वो जो पानी है, जैसा अभी आपने बताया कि पानी दूषित हो चुका है और हमें बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है कि हम जो पानी पी रहे हैं कि पानी सही है कि नहीं। देखने में तो आपको सही लग रहा है, लेकिन क्या वो जो पानी पी रहे हैं उससे नुकसान क्या-क्या है? क्या आज के जो बच्चे हमारे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है? मिस्टर तिवारी, बहुत सही आंसर क्वेश्चन किया आपका, बहुत मार्केबल क्वेश्चन है आपका। मैं आपको बताऊं, मैं कुछ इंटरनेशनल रेफरेंस देना चाहूंगा आपको। अमेरिका में फ्लिंट सिटी है, जहाँ पे दूषित पानी की वजह से वहाँ इमरजेंसी घोषित कर दिए गए थे। अमेरिका ही नहीं, अफ्रीका में आप देखिए, वहाँ पानी के लिए कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल जाके पानी लाना पड़ता है। पीने की पानी की इतनी समस्या है। जापान में अगर आप देखेंगे तो पानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पीने का स्वच्छ पानी, साफ सुथरा पानी, प्योर वाटर देना हमारी जिम्मेवारी है गवर्नमेंट की। अब आप यूरोप को छोड़ के चले जाइए, आप जर्मनी में देखिए, आप कई ऐसे कंट्रीज में जहाँ देखेंगे, जहाँ यूरोप की बात करता हूँ मैं, वहाँ पानी में कल्चर होता है, पानी की कल्चर टेस्टिंग की जाती है हमेशा। आप ये बताइए, हमारे यहाँ पे इतनी व्यवस्था है क्या? इवन कि इंडिया में आप देखिए, हमारे दिल्ली में देखिए, कुछ ही चुने 2-3 ऐसे लैब्स हैं जो NABL एक्रेडिटेड लैब हैं, जहाँ पीने के पानी को टेस्ट किया जाता है। और अगर ब्लड टेस्ट कराना जाए, शरीर की बॉडी को ब्लड को टेस्ट कराया जाए तो हर आपको 2 किलोमीटर मिल जाएगा। लेकिन पूरी दिल्ली में मात्र 2 या 3 ऐसे NABL एक्रेडिटेड लैब हैं जहाँ पीने के पानी को टेस्ट किया जाता है।
और ये बताया था कि पानी ये दूषित है, खराब है, अच्छा कैसा है। तो ये समस्या, ये तो मेट्रोपॉलिटन की समस्या है। अब समस्या पूरे इंडिया की बात करते हैं, तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले जब शिबू सोरेन की सरकार थी झारखंड में, तो मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे पानी में आर्सेनिक की समस्या थी, आर्सेनिक आता था। तो गवर्नमेंट को कोई और फोकस नहीं, बल्कि फोकस ये था, आर्सेनिक क्या होता है ये जमीन से निकले हुए पानी के अंदर एक हैवी मेटल्स होता है, जिस हैवी मेटल्स की वजह से बच्चों में दांत में पीलापन होना, वुमेन में मिसकैरेज होना, पतले पैर होना, बॉडी का डेवलप ना होना, ऑर्गन फेल होना, ये सब मोटी मोटी बीमारियां हैं। पानी को सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा था, यस, सरकार के लिए एक मुद्दा था। और सरकार ने वहां पे, झारखंड सरकार ने एक टेंडर निकाली कि भाई हमें हर गांव में आर्सेनिक रिमूवर सिस्टम लगाना है, कि पानी आप पिए लेकिन पानी के अंदर जो एक्सेस आर्सेनिक है वो ना हो। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। तो कुछ लोगों ने काम किया इसके ऊपर, कुछ सफल भी हुए। आज भले वो सफल ना हो पाए, लेकिन अभी भी जल नल योजना के अंदर वो काम कर रही है। सभी स्टेट में, बिहार में काम कर रहा है, यूपी में काम कर रहा है, झारखंड में काम कर रहा है। और भाजपा की सरकार तो काम इस पर अच्छा कर रही है। वहां भी झारखंड में भी अच्छा काम हो रहा है इसके ऊपर, कि पानी के अंदर आर्सेनिक निकाल दीजिए, बाकी पीने लायक बन जाएगा पानी, लोगों को पानी दीजिए आर्सेनिक रिमूव करके। जी। तो ये काम हो रहा है। तो अब नॉर्मल जहाँ पे मैं आर्सेनिक रिमूवर लगा दिया तो वो पीने लायक हुआ किसी तरह समहाउ। तो नॉर्मल पानी, हम जमीन का पानी कैसे पी सकते हैं? देखिए, हैवी मेटल्स से बीमारियां होती है। आप आर्सेनिक लेंगे पानी के अंदर से तो बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियां होगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो सकती है। क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ये इतना घातक होता है कि शरीर को, आपको मतलब बॉडी को डेवलप नहीं होने देगा, ऑर्गन फेल कर देगा, दांत पीले पीले कर देंगे ये सारे, और बॉडी के बोन्स को डेवलप नहीं होने देगा। तो इस तरह की बीमारियां होती है। अब बहुत सारे केमिकल्स हैं, सभी केमिकल्स के अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं। तो आप हैवी मेटल्स को नहीं ले सकते, सबके अपने अपने पैरामीटर्स है, पीपीएम में का, जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, आर्सेनिक है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आपका परमानेंट, आप दुनिया भर के केमिकल सबके एक पीपीएम में डिसाइडेड है कि पानी में इतने होने चाहिए। किसी में 2.1 मिल एमएम है, पीपीएम है, किसी में 3.1 पीपीएम है, सबके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। लेकिन जमीन के पानी में सबकी एक्सेस ऑफ केमिकल्स होते हैं। तो वो अगर आप, कोई भी बच्चा पिएगा, कोई भी इंसान पिएगा, तो उसके साइड इफेक्ट निश्चित रूप से होंगे, बीमारी होगा। दूसरी चीज क्या है कि जैसे कि अभी ये मुझे भी पता नहीं था, इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या जब हम आरओ लगाने की बात करते हैं, जी, तो क्या ये पता करना जरूरी है कि मेरे घर का पानी कैसा है? जी बिल्कुल। उसके बाद आरओ लगे कि इसमें क्या हमें किस चीज, कौन से केमिकल को हटाना है, कौन कौन से केमिकल इसमें? बहुत सही प्रश्न है, बहुत सही प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो जो हम टीडीएस कहते हैं, आजकल जो है पूरे इंडिया में पानी कैसा है, इसको डिसाइड करने के लिए केवल एक ही मीटर आता है, उसका नाम है टीडीएस मीटर। और कुछ लोग पीएच मीटर भी यूज करते हैं। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड। सारे के सारे केमिकल जब आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, तो उसको मापने का एक ही मेजरमेंट सिस्टम है, उसका नाम है टीडीएस मीटर। तो उस टीडीएस मीटर से पानी को चेक कर लेते हैं, और जहाँ पे टीडीएस मीटर पानी में 300 से ऊपर दिखाया जाता है, वहां पे हमें प्योरिफिकेशन सिस्टम जरूरी होता है। हालांकि WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 400 to 500 परमिशिबल है, लेकिन वो पोर्टेबिलिटी नहीं होगी आपको। अब आप पिएंगे तो आपको गले में भारीपन लगेगा उस पानी को। इसलिए वहां पे प्योरिफिकेशन सिस्टम जरूरी है, ताकि वो प्योरिफिकेशन लगा के आपको प्योर करके पानी पिया जाए। अब उसमें एक और प्रश्न है, प्रश्न ये है कि 300 टीडीएस में लगा के आपको पानी कैसा देगा जो पीने लायक होगा? तो देखिए, अगर नया सिस्टम में देखें, अगर आप नए सिस्टम के हिसाब से जाएं, जो नया पैरामीटर है वो है 50 से 100 टीडीएस का अगर पानी है तो एक्सेलेंट है, और 100 से 150 अगर है तो वो गुड है, 150 से 200 है तो फेयर है। बाकी ऊपर पानी पी तो सकते हैं, लेकिन वो पोर्टेबिलिटी नहीं होगी। मीन्स कि जब भी आप आरओ लगा रहे हैं, सबसे पहले एक आरओ का जो एक जानकार कोई आपके साथ में रह रहे हो, कोई जो एक्सपर्ट हो, बिल्कुल, वो आपके यहाँ के आके पानी देखें, उसका टीडीएस जी, उसके बाद वो डिसाइड करें कि आपके घर में आरओ कौन सा लगेगा। आप ये मान के चलें कि आरओ पैसा कमाने का स्रोत नहीं है। जब मैं भी कोई बात करता हूँ, या जब मैं किसी चीज को जानने की कोशिश करता हूँ, तो मैं फील्ड में जाके एज ए टेक्नीशियन जानने की कोशिश करता हूँ, ना कि एक बिजनेसमैन होके, या पैसे कमाने के लिए, या पैसे लेने के लिए, या सर्विस करके पैसे लेके जाने के लिए जाता हूँ। मैं पहले एज ए टेक्नीशियन, और जब मैं घर में जाता हूँ या मेरे टेक्नीशियन जाते हैं, तो वो भी यही जानना चाहते हैं कि भाई आरओ पल देखो, और आरओ के साथ साथ पूरे परिवार का सेहत भी देखो। सेहत देखो, बिल्कुल, ये जरूरी है, आवश्यक है ये, और इसी को बोलते हैं इंसानियत।
इसी को बोलते हैं तो इंसान। ये मान के चलें कि आज जो तमाम कंपनियां हैं देश भर में जो जी, जी, काम जी। कर रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी, किसी जी, जी। कंपनी का, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लॉन्च किए हैं आरओ के नाम पे। तो क्या वो एक सही गुणवत्ता के हिसाब से, क्या उनका उनकी जो प्रायोरिटी होती है कि परिवार में किस चीज का लेके इशू चल रहा है, या फिर पानी का जो सप्लाई है, कैसे वो सप्लाई का पानी है, बोरवेल का पानी, क्या वो चेक करते हैं? देखिए वो करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे तो इसके बारे में कुछ कहना नहीं है। हम्म, लेकिन मेरा जो अपना टेक्निक कहता है या जो मेरा अपना अनुभव कहता है, हम्म, 1935 से जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, जी, वो यही एक्सपीरियंस हुआ है कि आप जब भी आरओ लगाते हैं, हम्म, पहले आप कस्टमर के पास जाएँ, हम्म, उसको ये एहसास दिलाएँ कि आपको ज़रूरी आरओ है या नहीं है। हम्म, पहले आप उसकी पानी को टेस्ट करें, जी, वहाँ की स्थिति को देखें, उसका डायमेंशन देखें, परिवार में कितने मेंबर्स हैं, हम्म, कैसा आरओ चाहिए। हम्म, हो सकता है आरओ की ज़रूरत ना भी हो। हम्म, अगर 300 टीडीएस से नीचे हो सकता है 200 टीडीएस हो, तो आरओ की ज़रूरत नहीं है, प्यूरीफायर की ज़रूरत है। अच्छा, आरओ में भी कई चीज़ें हैं। हम्म, अगर टीडीएस 300 से ऊपर है तो आरओ लगाएँ, अदरवाइज़ नहीं है तो उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर बात वहीं की वहीं आकर रह गई कि हमारे दिल्ली में या हमारे किसी महानगर में पानी की क्वालिटी क्या ऐसी आ रही है हम्म, कि हम आरओ नहीं लगाते हैं तो हमें एक सेफ वाटर मिल जाए। सेफ वाटर क्योंकि मिल जाए। पानी में तो वायरस भी है, हम्म, बैक्टीरिया भी है। हम्म, उस पानी के बैक्टीरिया वायरस से सेफ्टी कैसे मिले मिले मुझे? हम्म। ये हमारा ज़्यादा एक फोकस मजबूरी है कि आरओ हमें जो है है। इंस्टॉल मजबूरी है। जी, जी। करवाना पड़ेगा। दूसरा आरओ में कोई एक प्रोसेस होता है कि मेम्ब्रेन, जी, जी, जी। मेम्ब्रेन बोलते हैं शायद उसको, मेम्ब्रेन जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसका काम क्या होता है? करेक्ट। आपके पहले प्रश्न से रिलेटेड है ये, जी, मिस्टर तिवारी। जी, जो पहले आपने प्रश्न किया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हुँ, कि आरओ क्यों ज़रूरी है, आरओ क्यों ज़रूरी नहीं है? हुँ, अगर आरओ ज़रूरी है तो आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, और रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर मेम्ब्रेन मशीन के अंदर लगी है तो वो आरओ है, जी, और अगर नहीं लगी है तो वो प्यूरीफायर है। प्यूरीफायर, हाँ, मेम्ब्रेन जो होता है वो इसको हम टीएफसी कहते हैं, जी, थिन फिल्म कंपोजिट। जी, इसका नाम थिन फिल्म कंपोजिट है। और पॉलिएस्टर, पॉलियामाइड और हुँ, भी एक केमिकल मिलके, एक और भी मटेरियल मिलके इसको बनाया जाता है। हुँ, और इसके जो अमूमन स्टैंडर्ड जो होल्स होते हैं वो 0.0001 माइक्रोन होते हैं। समझने की बात है कि अगर आपने 300 टीडीएस के नीचे पानी में आरओ नहीं लगाया, हुँ, तो आपकी जो मेजर थ्रेटन है वो है बैक्टीरिया और वायरसेस। क्योंकि 100 में से 80 बीमारियां या फिर अधिकतर बीमारियां डब्ल्यूएचओ के हिसाब से भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी, हुँ, आज जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि अधिकतर बीमारियां पानी की वजह से होती हैं, इम्प्योरिटी की वजह से। बिल्कुल, पानी में बैक्टीरिया और वायरसेस आने की वजह से बीमारियां होती हुँ, हैं। उन बीमारियों से कैसे निजात मिले, उन हुँ, बीमारियों से कैसे छुटकारा मिले, तो आरओ जब हम लगाते हैं हुँ, तो आरओ में हमें ये देखना पड़ता है कि उन बीमारियों से के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है, वायरस है, हुँ, उससे हमें इम्प्योरिटी से छुटकारा मिलता है नहीं हुँ, मिलता। नॉर्मल वाटर प्योरीफायर में क्या है कि वो 5 माइक्रोन में काम करता है। हुँ, 5 माइक्रोन में काम करने का मतलब आपकी सर्टेन अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, हुँ, सर्टेन अमाउंट ऑफ वायरसेस, सर्टेन अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, नॉट वायरसेस, सर्टेन अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, हुँ, फिजिकल इम्प्योरिटी एंड केमिकल इम्प्योरिटी तो निकलता होगा। जी, बट मेजर जो थ्रेटन है हेपेटाइटिस वायरस हुँ, और आपका टाइफाइड, हुँ, जो वाटरबॉर्न डिजीज है। और वायरस अगर जो आता है वो वायरस का जो साइज है हुँ, वो 0.4 माइक्रोन टू 0.6 माइक्रोन का होता है। और वो 0.4 टू 0.6 माइक्रोन का नॉर्मली हुँ, हम एक नॉर्मल प्यूरीफायर से उसको हटा नहीं सकते। नहीं हटा सकते। उसके लिए हमें मेम्ब्रेन चाहिए, हुँ, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होता है वो 0.0001 माइक्रोन का होता है। हुँ, तो 0.0001 माइक्रोन वाला जो मेम्ब्रेन होता है हुँ, वो समहाउ उससे थोड़ी सेफ्टी मिल जाती है बैक्टीरिया वायरसेस से, क्योंकि मेम्ब्रेन छोटा हो गया हुँ, और वायरसेस बड़े हो गए। हाँ, 0.0001 माइक्रोन और 0.4 टू 0.5 माइक्रोन, तो फ़िल्टर कर देगा वहाँ पे वो। तो वहां पे उससे उसको जी, तो मिल जाता है। दूसरा जैसे कि मेम्ब्रेन लगाने की बात आती है, फिर आरओ सर्विसिंग की बात आती है। जी हाँ। जब घरों में लोग आते हैं तो क्या जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे आप जो लगाते हैं, जी, जी, तो जी। अच्छी गुणवत्ता का लगाते हैं, या दूसरा कोई ऐसा भी है कि हम दूसरे से लगवा रहे हैं, जी, तो जी, जी। क्या वो खराब लगा के चला जाएगा? उसमें भी देखिए वारंटी है? अमूमन जो है जो स्टैंडर्ड जो होता है वो सबका एक ही होता है। जी, मेम्ब्रेन अलग-अलग नहीं होते, लेयर्स अलग-अलग होते हैं। हुँ, किसी में ज़्यादा पानी का प्रोटेक्शन है, किसी में कम पानी का प्रोटेक्शन है। हुँ, ये मेम्ब्रेन सभी एक दूसरे टेक्निकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जी, मशीन के पंप से जुड़े हैं, मशीन के अडैप्टर से जुड़ा है, मशीन के एफआर से जुड़ा है। हुँ, तो जितना अच्छा मेम्ब्रेन होगा, उतने अच्छा पंप भी होगा, उतने अच्छा अडैप्टर भी होगा, हुँ, जो एम्पियर को सप्लाई करेगा, जी, जो वोल्टेज या करंट को सप्लाई करेगा, उतना अच्छा एम्पियर आपका एफआर भी होगा, तो पानी भी अच्छा देगा, यानी फ्लो ज़्यादा होगा। हुँ,
मेम्ब्रेन अगर घटिया होगा, घटिया मतलब अच्छी क्वालिटी के नहीं होने का मतलब ये है कि इको फ्रेंडली कोई और सीड से बना दिए गए हों या लोकल बना दिए गए हों, तो थोड़ी उसकी गुणवत्ता कम भी होती है। तो नॉर्मली हमारे जो अपने अनुभव हैं या हमारे जो अपने जो ट्रेनिंग में हमें कहा गया या जो हमने सीखा कि वाटर प्यूरिफायर का जो बिजनेस है, आरओ का जो बिजनेस है, एक इमोशनल बिजनेस है। इमोशनल बिजनेस है कि किसी परिवार के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि बहुत ही आवश्यक कई बार क्या होता है हमने देखा है कि लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, करेक्ट। कंटिन्यू जा रहे हैं जी। और उनको अपने घर का पता नहीं, घर में क्या चल रहा है। क्या चलता है? तो पानी की वजह से भी बीमारियां होती हैं। कई बार बिल्कुल। हमने खुद देखा हमारे घर में कुछ चीजों को लेकर दिक्कतें आ रही थी। हमने जब आरओ का जब सर्विस करवाया, चेंज करवाया तो ऑटोमेटिक ठीक हो गई। आज की ये सिचुएशन है मिस्टर तिवारी, आज की सिचुएशन है कि लोग जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि लोग आरओ के कंपोनेंट्स को या आरओ की सर्विसिंग को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जी। मैंने अक्सर कस्टमर्स को देखे हैं कि उनकी पानी ठीक आ रही है, ग्लास में कहते हैं बिल्कुल पानी ठीक है जी, मशीन ठीक चल रहा है, लेकिन वो उसकी सर्विसिंग टाइम पर नहीं करवाते। अमूमन परिणाम ये होता है कि जिस मेडिसिन का एक्सपायरी डेट आज है, तो हम कल खाते हैं तो क्या होगा? ठीक उसी तरह अगर सर्विस का डेट आज है आरओ का, साल पूरे हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं और हम उसकी सर्विसिंग 1 साल बाद कराते हैं, तो वो उतना ही घातक होगा, यानी कि पीने के पानी के बदले वो जहर बनता जा रहा है। जैसे कि दवाई एक्सपायर हो जाती है, उसको नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। उसी तरीके से अगर आरओ की सर्विस आपकी आ गई, तो आरओ की सर्विस करवाने के बाद ही उसका पानी आप एक बात मान के चलना पड़ेगा कि आरओ एक हेल्थ डिवाइस है, ना कि फ्रिज है, ना कि टीवी है। ये फ्रिज टीवी नहीं है, एक हेल्थ डिवाइस है। इसको समझना पड़ेगा कि ये एक हेल्थ डिवाइस हमारे घर में लगा है और इसको आपको एक सर्विस जो मैंडेटरी सर्विस है, उसको टाइम पे देना ही पड़ेगा। देखिए बहुत ही अच्छी बात हो रही है। हमारे जो दर्शक हैं मुझे लगता है कि इन सब प्रश्नों से बड़े खुश होंगे और ज़ाहिर-सी बात है हमारी जो टीम है यहाँ बैठी हुई है, उन सबके घरों में आरओ लगे होंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत आवश्यक है कि आप अपने आरओ का अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए कई बार क्या होता है कई हज़ार रुपए आपकी दवाइयों में जाते हैं। जी, जी, जी। लेकिन थोड़ी-सी जब हम ये ध्यान रखें कि हमारे घर में आरओ लगा हुआ है या फ्रिज है उसकी सर्विसिंग करवानी ज़रूरी है जिससे कि हमारे जो फूड्स हैं वो हेल्दी बने रहें करेक्ट। और एक अच्छे तरीके से हम उसको यूज़ कर सकें, बिल्कुल। उसमें हम ध्यान नहीं देते। तो ज़ाहिर-सी बात हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में कि हम एक जो हमारा जो मीडियम फैमिली है ना, जो मीडियम मध्यम वर्गीय आय का फैमिली है, जी। वो सबसे ज़्यादा पैसा बचाता है किस पे? हेल्थ पे, आरओ जैसी चीज़ों पे बचाता है और परेशान वो उसी से होता है आखिरी उसी वक़्त। से होता है और जब समय आखिरी वाला आता है ना कुछ दिनों के जी, बाद, तो परेशान उसी आरओ से होता है और हेल्थ प्रोडक्ट से ही और होता है, हेल्थ इंश्योरेंस से होता है। उसका कहीं ज़्यादा पैसा जो है जाके डॉक्टर को देके आता है। नहीं देखिए ना अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमूमन मैं आपको बताऊँ एक छोटी से लेके बड़ी कंपनी तक, एक स्टैंडर्ड कंपनी से लेके मझोली कंपनी तक के बीच में जो एक आरओ का मेंटेनेंस होता है वो तकरीबन 3000 रुपए का होता है। जी। साल में तकरीबन एवरेज अगर लें तो 3000 का होता है। हम उस 3000 को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सर्विस नहीं कराते। अरे पानी तो साफ आ रहा है, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन कल को अगर किसी बच्चे को टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो हम 1 लाख रुपए हॉस्पिटल को दे देंगे, हँसते-हँसते देंगे। मनाली जाएँगे, हँसते-हँसते जाएँगे, 50,000 खर्च कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसूरी जाएँगे, हँसते-हँसते जाएँगे, खेल के आएँगे, पैसे खर्च करेंगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर आरओ की सर्विस 1 साल में ना भी हुआ, कोई बात नहीं, अगले साल कराएँगे। एक्चुअली लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। इस मेंटालिटी को चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि वाटरबोर्न डिसीज़ तो है। वाटरबोर्न डिसीज़ अगर नहीं होता, तो आज उज्जैन में इतने लोग मारे गए, इतने बच्चे मारे गए, अभी भी हॉस्पिटलाइज़ हैं। क्यों होता? ये कोइंसिडेंट है कि आपका ये पॉडकास्ट एक ऐसे समय पे हो रहा है जहाँ पे आज का और कल का एक हेडलाइन न्यूज़ जो है वो बहुत बड़ी वाटरबोर्न डिसीज़ और पानी से गंदे पानी पीने की वजह से इतने लोग एमपी में बच्चे मर गए, हॉस्पिटलाइज़ अभी भी हैं। उस समय हो रहा है ये तो मुझे लग रहा है कि ये डिबेट होना चाहिए, एक ओपन फोरम में ये बातें होनी चाहिए, जहाँ पे हज़ारों लोगों तक बातें जाए और मैं चाहूँगा कि मेरे जो चैनल के टेक्नीशियन हैं इस बात को, इस पॉडकास्ट को, इस चैनल्स को बहुत आगे तक ले जाएँ जिससे कि सभी को जानकारी ये हो सके कि बिल्कुल। हमें हमारे घर में किस तरीके का पानी यूज़ करना चाहिए और हमें किन बातों पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हल्के में मिस्टर तिवारी सॉरी मैं डिस्टर्ब करूँगा, हल्के में इसको ना लिया जाए। जी। मैंने उन तमाम जगहों में विज़िट किया, देखा है मैंने। मैं कई बार एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भी गया हूँ मैं। जी। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर आप जाएँगे और वहाँ देखेंगे ना, वहाँ पे 500 लोगों की क्राउड बनी हुई है। आपको पता है, ये जो ऑन्कोलॉजी कैंसर होता है इससे। कई बार पानी में भी ऐसे कुछ तत्व होते हैं जब हम उसको इग्नोर करते हैं और पीते रहते हैं ना, तो कई बार उस पानी के अंदर भी ऐसी कुछ हेवी मेटल्स हैं, जो हमारे बॉडी को कैंसर जैसी बीमारियाँ पैदा करती हैं। अच्छा। जी हाँ।
आज के न्यूज़पेपर में आप हेडलाइंस आप पढ़ी है कि अगर हम दूषित पानी पीते हैं तो उससे क्या हो सकता है, ऑर्गन फेलियर जैसी प्रॉब्लम होती है और ये सारी बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कई बार ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जहाँ पे क्लोरीन क्या है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन क्या है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज कार्सिनोजेनिक। अब पानी में गवर्नमेंट तो क्लोरीन देती है, लेकिन वो क्लोरीन इसलिए देती है कि बैक्टीरिया वायरस से सेफ हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है पानी के अंदर, एक्सेस ऑफ क्लोरीन हो जाता है, तो उस एक्सेस ऑफ क्लोरीन से क्या होता है, कैंसर की बीमारियां तक हो जाती है। तो हमारी बॉडी में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी बॉडी में ब्लड है, उसमें भी 70% से ज्यादा पानी है, 80% ज्यादा पानी है। बोन है, हड्डी है, इसमें भी 80% से ज्यादा पानी है। किडनी है, उसमें भी 60% से ज्यादा पानी है। लीवर है, उसमें भी पानी है। ब्रेन है, उसमें भी पानी है। स्किन है, उसमें भी पानी है। वेन्स है, उसमें भी पानी है। एवरीथिंग आर फुल विद द वाटर। और अगर हम उस पानी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यानी वी आर जस्ट कॉम्प्रोमाइज विद आवर हेल्थ इशू। करेक्ट, बिल्कुल, कि कभी भी हमें पानी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में हमारे 70% पानी ही है। तो उस पानी को स्वच्छ और एक दूषित ना हो, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने हेल्थ को देखते हुए हम अच्छा पानी पिए, अच्छा पानी यूज करें। दूसरा क्या है मिश्रा जी कि क्या आरओ बैक्टीरिया और वायरस दोनों को हटा सकता है? हम फिर उसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो बैक्टीरिया और वायरसेस को 100% क्लियर करता है, ऐसा क्लेम किया गया और हम भी क्लेम करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो मेम्ब्रेन है उसकी पोर साइज 0.0001 माइक्रोन है और पानी का जो वायरसेस है वो 0.4 टू 0.6 माइक्रोन के बीच में आता है, जिससे हद तक उससे प्योरिटी आपको मिल जाती है, आपका वायरसेस वहां पे रुक जाता है, आपको सेफ्टी मिल जाती है वहां से। उसके बाद भी जो हमारा पुराना सेफ्टी पैरामीटर्स था, जब हम पुराने सिस्टम में आरओ के अंदर यूवी सिस्टम लगाते थे, अल्ट्रा वायलेट सिस्टम, जी हम उस अल्ट्रा वायलेट को भी उसमें लगाते हैं, जिससे कि अगर कुछ वायरसेस बचते हैं, कुछ बैक्टीरिया बचता भी है, तो वहां पे उसको डीएक्टिवेट किया जा सकता है। ये भी जो आप अभी यूवी की बात की है, तो वो भी फिल्टर में आता है? यस, उस मशीन का एक अंग है ये। जी, उसका क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि आरओ और यूवी यूएफ में अंतर क्या है? यूएफ जो होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। यूवी के पहले वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाया जाता है। यूवी जो होता है वो रेजिडुअल इफेक्ट के लिए होता है कि कुछ बचा तो उसको वहां से डीएक्टिवेट कर दिया जाए। उसके पहले जो पानी के अंदर जैसे कार्बन होता है, एंथ्रासाइड डालते हैं उसको, हाईली सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड कार्बन ग्रेन्यूल्स डालते हैं हम पानी के बैड स्मेल, बैड टेस्ट, बैड कलर को निकालने के लिए। पानी की सेडिमेंटेशन होता है जिसमें फिजिकल इम्प्योरिटी को निकाला जाता है, 5 माइक्रोन तक की फिजिकल इम्प्योरिटी को निकाला जाता है। तो उसको सेव करने के लिए, रेजिडुअल इफेक्ट के लिए यूएफ लगाया जाता है, और यूएफ से निकलने के बाद जो 0.1 या 1% कुछ बचा, उसको हम यूवी से डीएक्टिवेट कर देते हैं। यानी कोई वायरस अगर आ भी गया सैनिटरी से, तो वो आपका पाइपलाइन से जो आता है उसको लास्ट मोमेंट में हम उसको वहां पे डीएक्टिवेट करके हम प्योर वाटर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हर किसी का काम भी नहीं है कि आरओ लगा सके, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं कि किस शहर में कौन सा आरओ लगेगा, किस तरीके के काम करेगा, जी, तब तक पता नहीं। जैसे कि मिस्टर मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो आरओ के बारे में हर चीज की एक छोटी से छोटी जानकारी में पूछ रहा हूँ सवाल, उनके जवाब बहुत ही सटीक तरीके से दे रहे हैं और आगे उम्मीद है कि हम लोग इस पे चर्चा भी करते रहेंगे। बिल्कुल। दूसरा एक सवाल है हमारे पास, किस तरह के पानी में आरओ की जरूरत है? आपने पहले ही बताया जी, बिल्कुल दूषित हो चुका है, तो आज क्या दिल्ली में जिन घरों में आरओ नहीं लगा हुआ है, क्या उनकी मजबूरियां हैं या फिर उनको आवश्यकता नहीं है? नहीं, आप देखिए मैं आपको बताऊं, या उनको नॉलेज नहीं है? मैं आपको बताऊं, अमेरिका में जो पानी आता है वो पानी टैप से मिलता है, जी टैप से पानी लेते हैं। अमेरिका में जो यूएसए में जो टैप से पानी लिया जाता है वो फुल डिपेंडेंसी होती है कि 100% प्योर वाटर है। अच्छा, लेकिन हिंदुस्तान की मेंटालिटी है कि यहाँ से जो आरओ से जो पानी लिया जाता है वो पूरी डिपेंडेंसी है कि वो अच्छा पानी है। जस्ट कंपेयर, अमेरिका में जो टैप से पानी लिया जाता है वो प्योर वाटर माना जाता है, मानते हैं वहाँ के लोग, और यहाँ जो आरओ से जो पानी लिया जाता है वो प्योर वाटर, प्योर होता है, ये वो मानते हैं, यहाँ के लोग मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ की पानी की स्थिति को देखते हुए मैं जैसे आपको बताया कि 40-50 किलोमीटर से जो पाइपलाइंस आते हैं, पुरानी पाइपलाइन से, आपको मैं बता दूं इस 50 साल के अंदर कहीं भी ऐसा कोई लाइन नहीं है, पूरी की पूरी लाइन जो बदल दिया गया हो, जहाँ पे खराब होता है उसको बदल दिया जाता है, पूरी की पूरी लाइन कहीं भी चेंज नहीं हुई है। उस पूरी की पूरी लाइन नहीं चेंज करने की वजह से ये पानी वहां से चलता तो साफ है, लेकिन हमारे घर तक पहुंचते ये इम्प्योर हो जाता है, कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा जी हाँ, उस चांसेस को खत्म करने के लिए हमारे लिए एक प्रॉपर
आरओ सिस्टम यूज करना जरूरी होता है और लगाना भी जरूरी होता है। जिस तरीके से आप अभी इट इज जैसे मेडिकल डिवाइस, ये मेडिकल डिवाइस है। जिस तरीके से भी चर्चा हो रही है कि हमें घर में आरओ की सर्विस जरूरी है, जी उसी तरीके से जो पाइपलाइन आ रही है, जहाँ से पानी सप्लाई हो रही जी है, जी जी, तो वो भी समय समय पर चेंज होना चेंज चाहिए। होना चाहिए। ना कि मैं गवर्नमेंट के नीतियों के ऊपर उंगली नहीं उठा पाऊंगा, जी, जी, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि भरसक कोशिश यही करना चाहिए, हम पैर में कांटे ना चुभे, हम जूता पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, शरीर में हवा ना लगे, ठंडक में तो कपड़े पहनते हैं। मेरा मानना है कि ठीक उसी तरह अगर हम बीमार ना पड़े, वाटरबोर्न डिजीज ना हो, तो हम एक अच्छा सा वाटर प्यूरिफायर, एक आरओ लगाएंगे। आरओ लगा कर दूसरा साफ पानी पीते हैं, साफ पानी पीते हैं। मेरे कहने का मतलब साफ पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि साफ हवा में रहने की कोशिश करते हैं, साफ घर में रहने की कोशिश करते हैं, साफ कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, साफ एटमॉस्फेयर में रहने की कोशिश करते हैं। तो फिर साफ पानी पीने की कोशिश क्यों ना करें? जी, मेरा ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कुछ लोगों का मानना यह है कि जब आरओ लगाते हैं, क्या जो पानी में मिनरल्स होते हैं, जी जी, क्या वो निकाल देता है उसको? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए मिनरल्स की जहां तक बात है, जमीन के अंदर मिनरल्स तो कुछ होते नहीं है, हैवी मेटल्स होते हैं। अच्छा, मिनरल्स जो है होते ही नहीं है, बहुत ना की मात्रा में मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स जरूर होते हैं। उसमें हैवी मेटल्स में भी सब, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कुछ पीपीएम है, जैसे क्लोराइड है, फ्लोराइड है, आयरन है, जिंक है, सब अलग अलग हैं। इसमें कुछ पीपीएम पानी के अंदर अगर रहता है तो वो बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ वो पीपीएम में आ जाए, एक्सेस केमिकल हो जाए, तो बॉडी के लिए हानिकारक है। अब हम आरओ लगाने के बाद क्या करते हैं, उस एक्सेस को निकालते हैं हम, जो जरूरत है वो नहीं निकालते। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर पानी के अंदर क्लोराइड है, वो 5 पीपीएम में है और हमें 2.2 पीपीएम ही चाहिए, तो हम 2.5 ही फेंकते हैं, रिजेक्शन में निकालते हैं, 2 पॉइंट उसमें रहने देते हैं ताकि बॉडी को उतना मिलता जाए, तो हम नहीं निकालते वो। और रही बात अगर ऐसी बारी आती है कि अगर वो निकलने की कोशिश अगर होता है कि निकल रहा है, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसको हम टीडीएस एडजस्टर कहते हैं। उस टीडीएस एडजस्टर के वजह से उसको हम सेट करते हैं ताकि पानी में एक रिक्वायर्ड केमिकल, रिक्वायर्ड हैवी मेटल्स रहे, वो वेस्ट ना जाए, जो इसेंशियल बॉडी के लिए है वो रहे पानी के अंदर। अच्छा, एक सवाल उससे जुड़ा भी है, टीडीएस से जुड़ा है हमारे पास कि टीडीएस होता क्या है? जैसे कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, क्या जी, जी, खुद भी टीडीएस मशीन लाके चेक करते हैं? दूसरा क्या है कि टीडीएस अगर लेके आते हैं मशीन, जैसे मान लीजिए कि टेक्नीशियन नहीं आ पाए, जी, जी, जी। तो कितना टीडीएस हमारे घर में होना चाहिए जो पानी पीने के लायक हो? देखिए मैं इस पे बताना चाहूंगा कि टीडीएस जो है उसका नाम टोटल डिसॉल्व सॉलिड है। टोटल डिसॉल्व सॉलिड को मापने वाली जो मशीन है उसको टीडीएस मीटर कहते हैं। टीडीएस मीटर कहते हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। आम आदमी अगर रखेगा तो उसको हर 3-4 महीने में कैलिब्रेशन की जरूरत होगी, उसको कैलिब्रेशन कराना पड़ेगा। हम भी कैलिब्रेट कराते हैं उसको। अच्छा, क्योंकि किसी भी सिस्टम को कैलिब्रेट नहीं करेंगे तो वो फिर पुराने सिस्टम पे चला जाएगा, वेरिएशन हो जाएंगे उसमें। अब क्या है कि टीडीएस मीटर अगर आपके पास है तो आप टीडीएस चेक कर सकते हैं, टीडीएस चेक करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपके पानी में कितना टीडीएस है, कितना टीडीएस। अब देखिए इसमें बड़ी सी बातें हैं, डब्ल्यूएचओ ने जो परमिसिबल लिमिट बनाया है वो 400 है। यूएसए अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से, मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से, वहाँ की जो मेडिकल एजेंसी है वहाँ के हिसाब से इसको 500 माना गया है कि 500 तक टीडीएस तक आप पानी पी सकते हैं। बट वो प्रॉब्लम वही रहेगी, अगर आप 250 से ऊपर टीडीएस का पानी पीते हैं तो आपको पोर्टेबिलिटी नहीं लगेगी, बस इतना ही अंतर है। अच्छा, पोर्टेबिलिटी नहीं रहेगी और फिजिकल इम्प्योरिटी, केमिकल इम्प्योरिटी, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी का चांसेस बना रहेगा, क्योंकि वो टीडीएस जो है वो तो केमिकल को ही बताता है ना, आपके वायरसेस और बैक्टीरिया को तो बताता नहीं है। नहीं बताता। हाँ। तो ये मिथ है, ये मिथ है, ये मानता हूं मैं, लेकिन ये मिथ है। इसको आप 100% मीटर ना माने कि आप केवल मीटर से चेक कर लिया और आपका पानी सेफ है, ऐसा नहीं है। आप बैक्टीरिया वायरसेस चेक कीजिए, फिर लैब में भेज के कि इसमें बैक्टीरिया वायरसेस है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम नहीं। तो क्या आज जो आरओ लग रहे हैं, अभी सवाल वही पे बना हुआ है कि जब आरओ लगा हुआ है हमारे घर में, मान लीजिए आरओ लगा है, हमने कहा कि पानी मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ी सी पेट में प्रॉब्लम हो रही है या फिर पानी का टेस्ट अलग आ रहा है, आप आए हमारे घर में या कोई टेक्नीशियन आया, तो टीडीएस ही मापता है? जी बिल्कुल, टीडीएस मापता है और कहते हैं ना कि प्राइमरी स्टेज पे मेजरमेंट का यही एक तरीका अवेलेबल है इंडिया में। टीडीएस अगर आपका मेंटेन है, इट मींस पानी सही है। जी जी जी, नहीं हो सकता है टीडीएस रिक्वायर्ड लेवल से नीचे हो, तो भी कारण हो सकता है। देखिए 50 टीडीएस से जब नीचे जाता है ना, तो इट मोस्टली इट बिकम इनटू द एसिडिटी। एक एसिडिटी होता है, एक अल्कलिनिटी होता है, तो 50 से नीचे नहीं रखना हमें।
50 से नीचे होगा ना तो पीएच वैल्यू जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मोस्टली केस में जब 50 से जब टीडीएस नीचे होता है तो वो पीएच का भी एक अपना वैल्यू है। पीएच जैसे सपोज 6.8 टू 8.8 पीपीएम होने चाहिए, तो मोस्टली क्या होता है 6 से नीचे आ जाता है। तो टीडीएस जब 50 के नीचे आएगा तो पीएच भी नीचे आ जाएगा। और जब पीएच पानी का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं उसको, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी नीचे चला जाता है जब 50 से टीडीएस नीचे चला जाता है। वैसी स्थिति में इट बिकम एसिडिक होता है और पेट में दर्द तब होने लगता है। कभी भी टीडीएस आपका 50 से ऊपर ही होना 50 से ऊपर। मैक्सिमम क्या लिमिट है? मैक्सिमम आप 150 तक रख सकते हैं। 150 तक रख सकते हैं टीडीएस अगर आप घर पे चेक करते हैं। प्रोवाइडेड उसमें एक और भी बात है, प्रोवाइडेड आपकी आरओ की सिस्टम जो है मशीन की, वो 6 महीने में एक सर्विस जरूर होनी चाहिए और साल में उसका कंपोनेंट चेंज जरूर होना चाहिए। उसके फिल्टर्स वगैरह जो है एक बार जरूर चेंज होने चाहिए। और अगर मिट्टी ज्यादा पानी के अंदर आता है तो अगर 3 महीने में मिट्टी आपको दिखती है व्हाइट बॉटल्स में तो आपको रिप्लेस कराना जरूरी होता है। पूरा आरओ रिप्लेस करवाना? नहीं, उसमें एक एडिशनल फिल्टर होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स के लिए, वो आप रिप्लेस करा दें और उसके बाद आप मशीन को 6 मंथ में एक मैंडेटरी सर्विस देते रहें तो मशीन अच्छी तरह चलती रहेगी। बहुत आवश्यक है कि आप जब भी आरओ घर में चेक करें तो मिनिमम उसका टीडीएस जो है 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, 50 से ऊपर होना चाहिए, 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 150 से ऊपर आप ऐसा नहीं है कि आप पानी पी नहीं सकते, परमिसिबल लिमिट 400 भी है, लेकिन वो पोर्टेबिलिटी जो आपको लगता है ना, पोर्टेबिलिटी जिसको पी सके आराम से पानी, उस टाइम आपको टेक्नीशियन से बात करना होगा पोर्टेबिलिटी कि अगर सर्विस है कि नहीं उसकी। वैसी कंडीशन में एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन को बुला के आपको मशीन जरूर चेक करानी चाहिए ताकि आपको एक प्रोफेशनल राय दे सके। बिल्कुल। दूसरा, क्या बच्चों और बुजुर्गों के लिए आरओ का पानी कितना सुरक्षित है? क्या उनको वो जो टीडीएस या फिर जो भी आप प्रोसेस बता रहे हैं उस प्रोसेस में अगर घर में पानी सब लोग पी रहे हैं तो क्या बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी वो पानी सुरक्षित है? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है मिस तिवारी। बच्चों को भी हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है और बुजुर्गों को भी हो सकता है जी। पानी वायरसेस पानी में बच्चों को भी जा सकता है और बुजुर्ग भी पानी पिएंगे तो उसमें वायरसेस जा सकता है। तो दोनों ही के लिए एक सेफ वाटर की जरूरत है, प्योर वाटर की जरूरत है, नॉन कॉन्टामिनेटेड वाटर जिसमें कंटामिनेशन ना हो पानी की जरूरत है। तो आरओ की पानी, आप आरओ का पानी कहें या प्योर वाटर कहें, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। दोनों ही बराबर है। तो आरओ भी लगाएं या कोई एक अच्छा सा प्योरीफायर लगाएं जो ये इंश्योर करे कि आपके पानी के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजन्स, पानी के अंदर पेस्टिसाइड, केमिकल इम्प्योरिटी, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी और फिजिकल इम्प्योरिटी, ये सारा से आपको सेफ्टी दे रहा हो, ऐसा मशीन जरूर लगाएं। दूसरा, कुछ मिथ्या हो सकती है समाज में, कुछ लोगों का कहना ये था, कुछ समय से ऐसे सवाल आते हैं कि आरओ का पानी पिएंगे तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चों को खास करके या बुजुर्गों को। तो क्या ऐसी कुछ बातें होती हैं कि आप आरओ का पानी पी रहे हैं तो कुछ आपके साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट? मिस्टर तिवारी, मैंने इस प्रश्न का आंसर आपको दिया था कि जब भी 50 से नीचे टीडीएस होता है पानी का, तो उसमें अक्सर पानी के अंदर जो मेटल्स होते हैं या जो रिक्वायर एसेंशियल्स मिनरल्स भी होते हैं, जिसको मिनरल्स भी आप कह सकते हैं, जो बॉडी के अंदर जाए तो बॉडी को फायदा देगा, लॉस नहीं देगा, वो अक्सर जब नीचे चला जाता है, जब डाउन हो जाता है, जब उसमें मिनरल्स नहीं होते या वो मेटल्स नहीं होते तो वो बॉडी के लिए हानिकारक होता है। कुल मिला के आप जब भी पानी पी रहे हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों की आवश्यकता सबको शुद्ध पानी की, शुद्ध जल की है, लेकिन क्या है कि जो एक मापदंड है वो बराबर रखें, वो बराबर, हाँ, उसमें वो फुलफिल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड लेवल फुलफिल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम टीडीएस नीचे कर दिए और उसमें सारे मिनरल्स, सारे केमिकल्स या जो भी बॉडी के लिए जरूरत भी थी वो निकल जाता है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, फ्लोराइड है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयोडीन है, सल्फर है, ये आयरन वगैरह, ये सब बॉडी के लिए फायदेमंद है, बट इट शुड बी अंडर द लिमिट, नॉट इट शुड नॉट बियॉन्ड द लिमिट। बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो वो जब क्रॉस होता है ना, या जब वो बिल्कुल नीचे चला जाता है तो बॉडी के लिए हानिकारक है। दूसरी चीज क्या है कि जब भी पानी की बात हम लोग करते हैं कि जिससे कुछ मिथ्या जो फैली हुई समाज में, ये किनके द्वारा फैलाई जाती है, या फिर कुछ टेक्नीशियन ऐसे होंगे नहीं मुझसे आरओ लगवाओ, जो मेम्ब्रेन या फिर जो भी उसके पार्ट्स आते हैं, सपोज कोई पार्ट्स आता है 500 रुपए का या 600 रुपए का, 1000 रुपए का आता है, अब वो सही पार्ट्स ना लेकर के वो पार्ट्स 200 कमाने के चक्कर में गलत लगा देते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? मिस्टर तिवारी, आपको मैं एक इसके सही आंसर के लिए मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्रॉम्पटन ग्रिप्स का पंखा आता है जी, हमारे पास उषा का भी आता है, हमारे पास खेतान का आता है। आपको पता है इसकी कॉस्ट कितने हैं? 1500 से लेके 2000 रुपए तक। लेकिन आप उसी पंखे के हवा के लिए वही आपको पंखा हवा देगा, उसमें विंग लगे होंगे। आप ऐसे भी मार्केट भी है जहां जाकर आप 300 350 में भी ले सकते हैं। बिल्कुल। अब दोनों में फर्क क्या रहा? दोनों में फर्क रहा कि एक ब्रांड कंपनी है जिसने इसके ऊपर काम किया है, बहुत
काफी सालों का एक्सपीरियंस है, काफी रिसर्च किया है, उसके बाद उसने प्रोडक्ट दिया है आपको, वो प्रोडक्ट बनाया है। और एक ये जो इधर से उधर से प्रोडक्ट लिया आपने, असेंबल किया, आपको दे दिया, यही फर्क है। तो लैब टेस्टेड है उनके जितने भी प्रोडक्ट जी हैं, जी जी लैब टेस्टेड। दूसरी चीज क्या है कि क्वालिटी है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम खाएगी। जी हाँ और दूसरी चीज जो एक समय पीरियड होता है किसी चीज जी जी मेम्ब्रेन है या कोई पार्ट्स है, तो जल्दी खराब होने की बात उसमें जी 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 बिल्कुल। ये देख सकते हैं हम लोग। बहुत जरूरी है कि आप सर्विस किससे ले रहे हैं, टेक्नीशियन कौन सा है जो आपको सर्विस मशीन की सर्विस दे रहा है, उस पे आपकी ट्रस्ट वैल्यू कितनी है, जी ट्रस्ट वैल्यू कितनी है, और वो कितना कितने दिनों का, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, उसने कहाँ कहाँ काम किया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये चेक करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आजकल कुछ बिजनेस में ऐसे भी चीजें हैं जहाँ पे बिना किसी प्रोफेशनल का, बिना किसी एक्सपीरियंस का काम किया जाता है पैसे कमाने के लिए। प्रोफेशनलिज्म नहीं होता उसके अंदर, जी। प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, वो एक बिजनेस होता है केवल कि आपने पैसे कमाने हैं और बस चले जाना है। लेकिन रिलेशन आपका तभी डेवलप होगा और आपके पास काम ज्यादा आएंगे जब आपके पास एक प्रोफेशनल वे होगा। करेक्ट करेक्ट और आप जब सर्विस करने जा रहे हैं जिससे सेटिस्फेक्शन, जिस तरीके से बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। एक बार अगर आप गलत तरीके से पैसा ले भी लिए जी 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 बिल्कुल दोबारा आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल इसलिए आपको आवश्यकता है, जितने भी टेक्नीशियन है, मैं कहना चाहूंगा मिस्टर मिश्रा जी हमारे बिल्कुल साथ में है, मैं कहना चाहूंगा जब भी आप सर्विस करने जाएं या कोई आप उनको नया आरओ इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उनके परिवार का भी ध्यान रखें। और साथ में क्या है कि जो भी सर्विस आप दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से दें, जिससे कि जैसे मिस्टर मिश्रा जी ने बताया कि हजारों कस्टमर दिल्ली में आज ऐसे हैं कि इनके बगैर काम नहीं होता, इनको ही कॉल आती है। तो आगे ध्यान रखें कि कभी भी सर्विस करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो बहुत बखूबी करें। दूसरा, अगर देखा जाए जैसे आपने बताया कि आरओ की सर्विस जो होती है साल में या 6 महीने में एक बार आवश्यक जी है, बिल्कुल बिल्कुल जो एक बार टेक्नीशियन से चेक हो तो पार्ट्स कौन कौन से चेंज होने जी हैं जी जी वो बखूबी करके आपकी सर्विस होती रहे। जी जी तो बिल्कुल इसका सालाना अगर मेंटेनेंस देखा जाए जी जी। तो क्या खर्च आता है? अमूमन देखिए आप सारी कंपनियों का एवरेज निकाल करके आप देख बताएं बताएं आपको मैं, तो ऐसा लगता है मुझे कि एक एवरेज कॉस्ट जो है वो 3000 से ऊपर नहीं जाएगा। साल का मेंटेनेंस कॉस्ट जो 3000 है, और तकरीबन 3000 में वो पूरी की मशीन लगभग उसके सारे पार्ट्स चेंज हो जाते हैं। अच्छा। 3000 अप्रोक्सीमेटली उसका कॉस्ट आता है साल का एवरेज लगाकर। बीच में थोड़ा सा हो सकता है मार्केट स्पेयर पार्ट्स के कॉस्ट अगर डाउन होते हैं, थोड़े डाउन भी हो सकते हैं, या हो सकता है अप हो तो अप भी हो सकता है, बट एवरेज अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3000 का कॉस्ट आता है। एक जो घर में आपके आरओ यूज हो रहा है, जी नॉर्मल से परिवार में जी जो चल रहा है, जी उसमें आपका 3000 तक यस, ये डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। डोमेस्टिक ये डोमेस्टिक है जिसमें 4-5 मेंबर हैं, हम्म, और 4-5 मेंबर में 10 लीटर की मशीन लगाई जा रही है। जी वैसे तो मैं 10,000 लीटर एक घंटे में पानी देने वाला भी मशीन लगाता हूँ। अच्छा। और वहाँ भी मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च सेंटर सेक्टर 8 द्वारका में वहाँ भी मैंने सर्विस दिया है। मैं आर्मी में भी देता हूँ, मैंने मिस्टर अनूप राहा एयरफोर्स चीफ है उनको भी सर्विस दिया है, जी जी हमने सीपीडब्ल्यूडी में भी सर्विस दिया है, और मैंने काफी सारे डिफेंस मिनिस्ट्री में दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी दिया है, और अभी दे भी रहा हूँ कई जगह। तो वो एक अलग प्रोडक्ट है, वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। अभी हाल में मैं आपके लोधी रोड पे मैंने सर्विस दिया है, जो एनजीओ कॉम्प्लेक्स है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन में दिया है, हमने सर्विस दिया है, और अभी भी दे भी रहे हैं हम लोग। तो वो मशीन का एक सेगमेंट अलग है, वो 100 एलपीएच होता है, 50 एलपीएच होता है, 150 एलपीएच होता है, बट अमूमन जो घरों में मशीन लगती है ना, वो 10 लीटर का होता है, और उसमें एक लागत जो है 3000 अप्रोक्सीमेटली साल का खर्च आता है एवरेज। तो आप जो है एक डोमेस्टिक लेवल से लेके कमर्शियल पे भी आप करेक्ट काम कर रहे हैं, जो घरों में लगता है मशीन जी जो आप इंस्टॉल करते हैं। साथ में अगर जी कमर्शियल किसी को चाहिए जहाँ पे एक तो फैक्ट्री या एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी आपके पास सुविधाएं हैं जहाँ पे आप आर इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो यस एक घंटे में 1000 लीटर पानी दे सकते हैं, करेक्ट करेक्ट उससे आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आरओ की आवश्यकता जरूर जी। है ना? तो दूसरा, आरओ का पानी जिसे बर्बाद कुछ पानी जो फिल्टर होके निकलता है, वो पानी वेस्टेज है। बहुत सही प्रश्न है आपका, जो वेस्टेज का पानी है, जो वेस्टेज पानी है, क्योंकि जब तक वेस्टेज नहीं जाएगा प्योर वाटर आपको नहीं मिलेगा। टीडीएस कम तभी होगा जब वेस्टेज निकलेगा। जरूरत है उस वेस्टेज पानी को मैनेज करने का, जी कि जो भी लोग वेस्टेज पानी मशीन का करते हैं, अगर बहुत ज्यादा टीडीएस ना हो, अगर 2000 टीडीएस ना हो, 500 से ऊपर टीडीएस हो और 500 से नीचे ना हो, अप्रोक्सीमेटली मैं ये कहूंगा कि अगर लेस देन 500 टीडीएस हो, तो उस पानी के वेस्टेज को मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मॉपिंग में किया जा सकता है, प्लांटेशन में किया जा सकता है, कपड़े धोए जा सकते हैं, ये सारे पानी को वहाँ पे अच्छा, वो यूज किया पानी जा जो सकता है। वेस्टेज हो रहा है उसका टीडीएस कितना अनुमानित हो सकता है? थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। हाँ 70% ज्यादा होता है उसमें। तो उस पानी को भी ये देखना है कि हम इसको इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं, कपड़े पीने धोने लायक के लिए। नहीं है केवल, बाकी सब के लायक है वो। अच्छा हाँ, अगर टीडीएस
अगर हमने 1000 से ऊपर TDS पे मशीन नहीं लगाया है तो वो हर काम में यूज हो सकता है। बर्तन साफ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। कपड़े साफ जी हाँ, जी हाँ। तो डस्ट पार्टिकल्स तो उसमें होंगे, बाकी वो सभी काम के लिए यूजफुल है, उसको मैनेज किया जा सकता है। उसको वेस्टेज करना बिल्कुल मतलब गुनाह है, और मैं ये राय नहीं दूंगा कि जो वेस्टेज वाला वाटर है उसको फेंक दिया जाए, उसको सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में स्टोर किया जाए, और उसको बाकी घर के और भी जो घरेलू यूज हैं उसमें उसको प्रयोग किया जाए। तो जो भी वेस्टेज पानी है उसको आप कभी कोई समझते हैं कि पानी तेजाब है, कई लोग बोलते हैं ना बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल एसिड नहीं, है या ये बिल्कुल है, नहीं, तो बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं है। आप अपने घर के इस्तेमाल में, कर कपड़े सकते धोने के हैं। इस्तेमाल में या प्लांटेशन में आप डाल सकते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं हम, वॉशिंग मशीन यस में भी डाल एब्सोल्युटली, सकते पौधों में हैं। डाल सकते हैं, मॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, सारे काम हो सकते हैं उससे, कोई बिल्कुल, प्रॉब्लम नहीं तो है। आरओ का पानी भी आप इस्तेमाल कर जी सकते हाँ, हैं, बिल्कुल। वेस्टेज वाला है। जी, तो अब आते हैं हम लोग बिजनेस और करियर की तरफ। जी, बिल्कुल। देखिए आप मैं देखता हूँ, मैंने सुना जी, भी है कि कई लोगों को आपने काम दिया है और आपके जी यहाँ हाँ। से लोग काम कर भी रहे हैं, जी, जी, जी। और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के आप जो है अलग-अलग फील्ड में जी, जी, या अलग-अलग जगह पे आप उनको जो है अपॉइंट किए हैं। करेक्ट। तो आरओ के बिजनेस में स्कोप कितना है? जैसे आज नए जो यंग जनरेशन है, कई बार नौकरी नहीं मिल पाती है, वो करते हैं, छोड़ देते हैं या फिर सोचते हैं अपना कुछ हो, तो क्या स्कोप है इसमें? देखिए मिस्टर तिवारी, बहुत ही सही क्वेश्चन किया आपने इस बार भी, और मैं इसका जवाब केवल आपको यही देना चाहूँगा, जब तक गवर्नमेंट ये इंश्योर नहीं करेगी कि हम घर-घर तक शुद्ध पानी पहुँचाएँगे, तब तक ये बिज़नेस चलेगा, तब तक बिजनेस तब तक चलेगा। बिज़नेस चलेगा। बिल्कुल, तो आवश्यक है कि और शुद्ध मैं तो पानी। चाहता हूँ कि हर घर में शुद्ध पानी पहुँचे, ताकि ताकि डिपेंडेंसी आरओ के ऊपर कम हो। आपको मैं बता दूँ, इंटरनेशनली यूएसए की बात बता रहा हूँ, वहाँ बॉटल के पानी को आज की डेट में वहाँ पे कम यूज़ किया जा रहा है। वो टैप के ऊपर उनका ज़्यादा डिपेंडेंसी है, धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। बॉटल वाटर को अवॉइड कर रहे हैं वो। तो हिंदुस्तान में जब हमारे यहाँ जब तक टैप का लास्ट टैप तक प्योर वाटर ना आ जाए, प्यूरीफायर तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि भरोसा भी नहीं है ना कि जो टैप जो बॉटल्स आ रहे हैं आजकल, हमने कई बार देखा है कि कई बार हमारे आरओ में दिक्कत हुई थी, हम कभी शिफ्टिंग किए थे, तो हमने जब मंगवाया तो उसको जब ओपन किया हमने, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया मुझे दिखी बॉटल वाटर में। बॉटल में। जो बिसलेरी का बॉटल है, अब वो कहाँ से पानी लेके आया तो मुझे पता मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बोल पाऊँगा, जी, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर है तो बड़ा चिंता का विषय चिंता है। का विषय है। तो हो सकता है कि वो कहीं से जाके सप्लाई का पानी भर के लेके आया जी, हो। जी, जी। तो उसी दिन हमने ये डिसाइड किया कि हम कल सबसे पहला काम करेंगे कि हम आरओ लगवाएँगे, उसके बाद ही, क्योंकि आरओ घर का है, तो उसमें आपको भरोसा है कि मिस्टर तिवारी, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी, अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है, पानी के मामले में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी हम साफ पिएँ ताकि बीमारियों से बचे रहें। आपने देखा होगा जनरली, आप ट्रेन में कभी सफ़र करते होंगे, जी, तो आपको पानी बेचने वाला जो बॉटल वाला आता है, तो कई बार तो आईआरसीटीसी जो आपको ब्रांड दे देती है, वो नीर वाला वाटर या बिसलेरी का बॉटल जो भी है। लेकिन कई बार आप छोटे-छोटे स्टेशन में जो पानी खरीदते हैं, आपने देखा होगा वो नकली वाटर होता है, नकली पानी होता है। नकली होता है। उसपे बिसलेरी तो लिखा है, लेकिन उसकी जो पैकिंग है ना, उसकी जो उसका जो पैक किया गया है, वो एक ऐसे किसी चीज़ से किया होगा जो लोकल होता है। वो नॉर्मली क्या होता है कि वो किसी टैप से पानी भर के उसको भर के और बेच दिया जाता है। तो इससे सावधान रहना है आपको, कि आप नकली किसी बिसलेरी पानी को ना लें, कोई नकली बॉटल ना लें, आप ब्रांड का लें, वो सेफ है। कहीं ऐसा नहीं कि आपको गलत पानी कोई बेच कर चला जाए और पीकर बीमार पड़ जाए। लेकिन ट्रेनों में अगर देखा जाए, बिल्कुल बहुत सही प्रश्न किए कि जब ट्रेन में हम जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि असली पानी कौन-सा है और खराब कौन-सा है। जी, 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 जी। तो बिसलेरी का तो मिलता ही नहीं, पहली बात अगर देखा जाए। जी, जी। या रेल नीर का भी जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं, जो पानी आता है तो उसमें भी जो सीलिंग होती है, उसकी जी, जी, जी। पैकिंग होती है, वो पैकिंग देखते ही लगता है कि ये पानी सही नहीं है। तो उससे कैसे बचेंगे? नहीं, जब हम कि ट्रेन जब सही और गलत का पहचान आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके जो बॉटल के जो उसके जो ढक्कन होते हैं ना, वो ढक्कन प्रॉपर्ली अगर टैप में बंधा हुआ हो, अच्छा। आपको प्रोफेशनली वो मशीन से लगती है वो टैप ऐसे नहीं लगता, वो मशीन से पैक्ड होता है। तो मशीन से पैक्ड किया हुआ आपको पता चल जाएगा। और अगर मशीन से पैक्ड नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसी लोकल टैप किसी लड़के ने या ऊपर से किसी इंसान प्लास्टिक लगा दी गई है, हाँ, अंदर से ढक्कन तो करके वो तो बाहर में जो है ये गोरखधंधा करते हैं, सारे जो करते हैं स्टेशन में जो बोतल यूज कर दिया गया होता है, थ्रोन बोतल है, उसको उठाकर स्क्रैप से उठाकर नकली पानी भर के, टैप का पानी भर के, टैंक का पानी भर के उसको टेप लगा के बेच दिया जाता है। वो तो ये सावधान रहना है, क्योंकि ये बात पक्का है कि जो प्रॉपर टैप लगा हुआ रेल नीर का पानी है वो प्योर है। बिस्लरी का प्रॉपर टैप लगा वो एकदम प्योर है, खिलने का एकदम प्योर है, क्योंकि आईएसआई मार्का है ये, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, पूरे का पूरा सिस्टम लगता है इसमें। तो वो गवर्नमेंट्स के अप्रूव किए हुए प्लांट से बनकर आता है, ये आईएसआई बॉटल होता है, वो तो प्योर है ही है।
बहुत लेकिन वो उससे बच के रहना है जो लोकल टैपिंग। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। असली और नकली की पहचान बिल्कुल। करना है तो आप जब भी आप बॉटल लेते हैं ट्रेनों में, या तो आप प्लेटफॉर्म से पहले से ही उसकी जांच करके ले लें, या ट्रेन में जा रहे हैं तो आप पहले देखिए कि वो प्लास्टिक वाली सीलिंग नहीं होनी चाहिए। उसके जो ढक्कन है वो ऑलरेडी जो मशीन से लगे हुए हैं, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तभी आप पानी सही पी रहे हैं, अदरवाइज आप जो पानी ले रहे हैं इसका मतलब वो दूषित पानी है। एब्सोल्युटली। जी। एक नया व्यक्ति आरओ बिजनेस से जुड़ कैसे सकता है? कैसे शुरुआत कर सकता है? देखिए, एक नया व्यक्ति आरओ में जुड़ने के पीछे अगर 2 बातें हैं। क्या वो बिज़नेस करना चाहता है, या वो एक ऐसा काम करना चाहता है जो इमोशन से जुड़े हुए हैं। ये डिपेंड करता है। जी। अगर वो पैसा कमाना चाहता है, तो वो पहले आरओ की पूरी सेगमेंट को पढ़े, आरओ की इंडस्ट्री को समझे, पानी के महत्व को समझे, पानी से होने वाली बीमारियों को समझे, उसकी सर्विस बैकअप को समझे। ये सारे ए टू जेड चीज़ों को समझ के अगर वो बिज़नेस करता है, तो अच्छी बात है बिज़नेस। लेकिन ऑन द फील्ड जो होगा ना, वो एक एक्सपर्ट बंदा ही होगा जो पानी के बारे में अच्छी तरह जानता होगा, या मशीन के बारे में, या पानी से होने वाली बीमारियों का, या पानी से या इम्प्योर वाटर का दुष्परिणाम के बारे में वो जानता होगा, वही वो कर पाएगा। वो पूरी की पूरी सेटअप डालनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। ये इमोशनल बिजनेस है। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि लगाए और पानी आने पैसा आने लगा। कहने की बात है ये, और मैंने सुना भी है, सच है झूठ मुझे पता नहीं है, कि अफगानिस्तान में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो सबसे अमीर लोग जो होते हैं, उसमें सबसे टॉप जो अमीर होता है, वो अमीर जो है वो वाटर इंडस्ट्री से है। अच्छा। अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे सच हैं। है झूठ है ये मैंने चेक नहीं किया, बट इसमें है, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया था कि वो अफगानिस्तान से मेरे पास आया था वाटर टेस्टिंग कराने के लिए। अच्छा। ही सेड कि वहाँ के जो 3 अमीर व्यक्ति हैं, वो उनका बिजनेस जो है वो मिनरल वाटर से रिलेटेड। बहुत सही बात है। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि आप जब कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो 2 चीज़ें देखना है कि आप आपके अंदर एक इमोशन भी हो, कि जिस परिवार को आप कोई सर्विस दे रहे हैं, उस परिवार से जुड़ाव होना चाहिए कि आप गलत काम ना करें, कल को कोई आपकी छोटी-सी कमाई के चक्कर में पूरा जी। परिवार सफ़र करने लगे। जी, मिस्टर तिवारी, मैं आपको इस बीच में रोकना चाहूँगा कि खुद मैं अगर कभी भी फील्ड में जाता हूँ, मैं किसी कस्टमर को सर्विस देने जाता हूँ आरओ का, तो मैं तब तक सर्विस पूरी नहीं कर लेता हूँ, जब तक कि मैं वो पानी पीने लायक ना हो जाऊँ। मैं पूरी सर्विस करके जब लगता है कि मैं अब पानी पी सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस परिवार के सदस्य भी पानी पी सकते हैं। ये नहीं कि अधूरी सर्विस की, फ़िल्टर चेंज किए और अधूरा काम छोड़कर वहाँ से दूसरे कॉल पे चले गए, ऐसा नहीं। जिसको आप सर्विस देने जा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर सर्विस कीजिए। ए टू जेड ऐसी सर्विस कीजिए कि आप पानी जब प्रोडक्शन देने लगे, तो उस पानी को पिएँ। पी के अगर आपको लगता है कि आपने सही काम किया और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, तो निश्चित रूप से परिवार के और भी सदस्य वो पानी पी सकते हैं। बड़ी खुशी मिलती होगी जब भी आप किसी के घर में जाते हैं बिल्कुल। और जब खुद पानी उसको टेस्ट करके और उसके बाद बताते हैं हाँ, अब ये पानी पीने के बिल्कुल, लायक है, बिल्कुल, तो आपको भी ये लगता है कि हाँ, एक परिवार को हम खुशी देके आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, छोटा-सा कहानी सुना रहा हूँ। कोरोना वायरस का दौर चल रहा था, और मैं सीआरपीएफ का वेंडर था। आर.के. पुरम में सीआरपीएफ का वेंडर था। मशीनें लगी हुई थी, सर्विस देना था। तो मुझे याद है कि स्पेशली वहाँ से एक गाड़ी आई थी सीआरपीएफ की तरफ से मुझे लेने के लिए। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं यहाँ से गया था सीआरपीएफ में सर्विस देने के लिए, और फिर वो गाड़ी मुझे आकर छोड़ गई, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था। मैं सर्टिफिकेट तब तक नहीं ले पाया था, और उन्हें अर्जेंट सर्विस की ज़रूरत थी। अच्छा। तो स्पेशली एक गाड़ी आई सीआरपीएफ की, मतलब, और वो मुझे लेके गई, और मैंने वहाँ सर्विस दी, और वो लाकर मुझे छोड़ के गए घर पे। आप इसकी अर्जेंसी को समझिए कि वाटर प्यूरीफायर है क्या, उसकी सर्विस क्या है, और आजकल लोगों को साफ पानी की ज़रूरत कितनी है। क्योंकि उनको एक सब पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, बिल्कुल। और उनको पता चला कि अगर आरओ सर्विस करवाना है तो करवाना है, या फिर उसको कुछ पार्ट चेंज करना है तो करने का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी ज़रूरतों को समझें। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर के पास बेवजह पैसा खर्च करने से अच्छा है अपने घर की किचन को, अपने घर की जो एक माहौल है उसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। एक और मैं आपको उदाहरण पेश करना चाहूँगा जी। इसी सिलसिले में। मैंने आर्मी डिपार्टमेंट में शुरू के 7-8 साल काम किए थे कंटिन्यूअसली, और उसके बाद फिर किसी कारणवश मैं वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया। फिर वहाँ पे जो कंपनी सर्विस देना शुरू की, वो प्रोफेशनल कंपनी नहीं थी, वो पैसे कमाने वाली कंपनी थी। अच्छा। तो वो पैसे कमा रही थी, लेकिन वो पैसे इसलिए कमा रही थी क्योंकि उनका जो टेंडर L1 में नहीं आया, सॉरी उनका L1 में टेंडर आया, मेरा L2 में आया, तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब वो पैसे तो कमा रहे थे, 2 साल कमाए उन्होंने, लेकिन वहाँ की डिपार्टमेंट को लगा कि ये प्रोफेशनल कंपनी नहीं है। अच्छा। उनसे जब कुछ पूछा जाए तो वो जवाब ना दे पाते थे। उनको टीडीएस रिपोर्ट भी देना नहीं आता, तो वो टीडीएस रिपोर्ट दे भी नहीं पाते थे। टीडीएस के हिसाब से पानी को मेंटेन नहीं कर पाते थे, मशीनों को मेंटेन नहीं कर पाते थे। जब कोई सेमिनार होता था और उनको वर्कशॉप में बुलाया जाता था पानी के ऊपर बात करने के लिए, तो बात नहीं कर पाते थे। फिर उन्होंने स्पेशली तीसरे साल जाके, अभी 2 साल पहले एक नया टेंडर निकाला,
और मुझे स्पेशली उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई आप इन्फॉर्मेशन आई है, आप वहाँ पे अप्लाई कर दो। जी। और उन्होंने L2 आने के बाद भी उन्होंने मुझे वो टेंडर दिया कि नहीं, आप प्रोफेशनल कंपनी हो, आपने यूरेका फोर्ब्स जैसी पायनियर कंपनी में काम किया है, क्योंकि यूरेका फोर्ब्स एक ऐसी कंपनी थी जो हिंदुस्तान में वाटर प्यूरिफायर लेके आई 1983 के आसपास। तो उस समय से ये वाटर प्यूरिफायर चलना शुरू हुआ। अच्छा। 83 में 84 के बाद के आसपास जो है यूरेका फोर्ब्स में वाटर प्यूरिफायर आया था। वाटर प्यूरिफायर उन्होंने इनोवेट किया और डायरेक्ट सेल से वो हिंदुस्तान में उन्होंने एक्वागार्ड के नाम से प्रचारित किया था। अच्छा। फिर धीरे धीरे ऑक्यूपेंसी बढ़ती गई और फिर रिवर्स ऑस्मोसिस आया। और मैं आपको बताने में मुझे खुशी होती है कि मैं दिल्ली में सबसे पहला आरओ का सेलर हूँ। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। 1996 में बहुत सबसे पहला आरओ का सेल्स मैंने किया था। पहला आरओ दिल्ली में जो बिका था वो मेरे थ्रू किया था। उस समय यूरेका फूड्स लिमिटेड और ओंजिन कोवे का आपस का एक कोलैबोरेशन हुआ था, जिसमें कि 25,000 का आरओ आता था। ओंजिन कोवे कंपनी थी जापान की, इससे कोलैबोरेशन हुआ था और पहली सेल और उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ हमारा ब्रेकफास्ट था और हमने ब्रेकफास्ट किया था। ये यूरेका फूड्स की कहानी है। ये आपकी कहानी रही, मतलब यूरेका वहाँ फूड्स से आप लिमिटेड। यूरेका फार्म से लेके जी। अभी तक आप जब उस टाइम आरओ का स्टार्ट किए काम, तब से आज तक जो है लगे हुए हैं नए मुकाम इसी काम में, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे काम करना, लोगों को सर्विस देना अच्छा लगता है। मैं आज भी ऐसे उन लोगों को भी सर्विस देता हूँ जो किसी कारणवश पैसे नहीं दे पाए। कोरोना वायरस के समय भी मैंने उन लोगों को सर्विस दी है कि जो विदेश में फंस गए, लेकिन बच्चे कोई स्कीम भी उस टाइम निकाली थी। हाँ, बच्चे घर में रह गए और वो फंस गए यूएसए में, एक 2 साल फंसे रह गए वहाँ किसी कारणवश। तो मैंने उनको फ्री सर्विस दिया। मैंने कहा नहीं, सर्विस नहीं रोकना है। उन बच्चों के घर में जो मशीन लगी हुई थी, उनके पेरेंट्स नहीं होने के बाद भी उनको मैंने फ्री सर्विस दिया। अच्छा। ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी हैं, ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं। मैंने कई महीनों सर्विस फ्री दिया। हंसराज मॉडल स्कूल है पंजाबी बाग में, उनको मैंने 3 मंथ तो फ्री सर्विस दिया। हमने कहा आपसे पैसे नहीं लेने। अच्छा। फ्री सर्विस दिया कि भाई आपके बच्चे तो आपके पास नहीं आ रहे हैं कोरोना वायरस के समय, लेकिन आपके स्टाफ तो हैं, उनको साफ पानी मिलना चाहिए, तो हमने फ्री सर्विस दिया। क्या बात, ये एक इंसानियत है। और एक जैसे बताया भैया ने कि अभी कि इमोशन भी आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि उस परिवार को जब खुशी मिलेगी तो आपको एक घर में काम करने के होते वहीं से 4 काम आपको मिल जाए। करेक्ट। 4 काम मिल जाएंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज क्या है कि इसमें आरओ का डीलरशिप या सर्विस सेंटर खोलने के लिए जी। क्या करना होता है, या उसके लिए इनकम क्या, मतलब देखिए उसमें इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका सर्विस बैकअप स्ट्रांग हो। सर्विस बैकअप के लिए आपको मैन पावर लेने पड़ेंगे, मैन पावर को ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, दिलाना पड़ेगा। एक सर्विस टीम तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप आरओ का बिजनेस करना चाहते हैं, तो पहले आपको आरओ की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जब आप गुरु नहीं होंगे तो चेला कैसे बनेगा आपको। सही बात है। पहले आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। लीड बाय एग्जांपल। लीड बाय एग्जांपल मैंने इस पायोनियर कंपनी का, मैं जब आरओ की बात और प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो मैं उन कंपनियों की केवल बात करता हूँ जो पायोनियर कंपनी हुआ करती थी। यूरेका फॉर्ब्स जैसी कंपनी आज भी है। मैंने आपको जान के खुशी हुई कि उस कंपनी में, यूरेका फॉर्ब्स जैसी कंपनी में साइरस मिस्त्री उसके चीफ थे, पालन जी मिस्त्री और सापुर जी मिस्त्री। मैंने पालन जी मिस्त्री के साथ भी लंच किया है। अच्छा। सापुर जी मिस्त्री के साथ भी लंच किया है। साइरस मिस्त्री के साथ ब्रेकफास्ट किया है। तो उन कंपनियों के साथ काम किया। तो वो लोग भी कहते थे कि हमें इंफॉर्मेशन देते थे हमारी टीम को, हमारे ब्रांच को, कि हम आ रहे हैं दिल्ली और आपको सेल्स करने जाना है तो हमारे साथ भी चलना है। मैं भी साथ चलूंगा। आप देखते हैं कस्टमर से कैसे बात करते हैं। अच्छा। तो हमारे साथ नॉक करते थे गेट पे जाकर और कस्टमर को डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, बताते थे कि कैसे आपको रिवर्स ऑस्मोसिस की जरूरत है, आरओ की कैसे जरूरत है। जिस तरीके से एक परिवर्तन चल रहा है, जी। कभी सोचते हैं कि अपने बचपन में जाते हैं, वहां से अभी तक जो बदलाव हुआ है हमारे समाज में, हमारे देश में, तो आने वाले समय में आरओ टेक्नोलॉजी को आप कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए आरओ टेक्नोलॉजी फिर वही गवर्नमेंट के एजेंसीज का, जो गवर्नमेंट के नीतियों के हिसाब से चलता फिरता एक सिस्टम है जी। जब तक गवर्नमेंट ये इंश्योर नहीं करेगी कि आपके घर में टैप में प्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है, तब तक ये आरओ की डिमांड बनी रहेगी। ये बात है। और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, काम तो प्रयासरत है आज की डेट में, हर जगह पाइपलाइन बिछ रही है, काम में बहुत कई वर्ष लग जाएंगे। ये आरओ का जो बिजनेस है, जो काम है, मुझे लगता है खत्म होने वाला नहीं है। जी। एक घर में, जैसे आपने बताया ना कि एक 50 गज की जमीन में आप देख रहे हैं कि 20 परिवार रहने लगे। बिल्कुल एक घर में रहते थे। तो इस तरीके से आरओ की जो ऑक्यूपेंसी बढ़ गया, डिमांड है वो बढ़ रही है और बढ़ती ही चली जाएगी। दूसरा कि आने वाले समय में जैसे हम देख रहे हैं कि जो बच्चों का एक रुझान हो रहा है कि बाहर जाके सर्विस करने का, या आप अपने घर में देख लीजिए बदलाव जो चेंजेस हो रहे हैं कि पहले के बच्चे थे पढ़ाई लिखाई में एक अलग था, तो क्या पानी की वजह से उनके दिमागी असर पे कुछ प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल असर पड़ता है जी।
पानी देखिए, पानी जो हम पानी पीते हैं, पानी बॉडी तो पूरा पानी से चलता है ना। आप पानी के बगैर कितने दिन रह जाएँगे? पानी तो बॉडी में पूरा पानी, मैंने फिर कहा कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स पानी से बने हैं। और अगर हम प्योर वाटर ना लें, तो हमारा बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बीमार हो जाएँगे हम, प्योर वाटर नहीं लेंगे। आज आप खुद देखिए ना, आपका हेडलाइन आज का जो है, उज्जैन में बच्चे बीमार पड़ गए, दूषित पानी की वजह से। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उज्जैन के बाद ये दिल्ली में भी बात छिड़ गई है, कि हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ कहीं कहीं ऐसा कोई इमरजेंसी तो नहीं जाएगा। देखिए, यूएसए में ब्लिंक सिटी के बारे में मैंने बताया कि जब वहाँ पे गंदा पानी आने लगा तो इमरजेंसी घोषित कर दी गई। क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है? हमारे यहाँ तो इग्नोर कर दिया जाता है ना। ठीक है, उस पर काम किया जाता है, लेकिन इग्नोर किया जाता है, इमरजेंसी नहीं होती है। बट एक पानी तो इम्पोर्टेंट है ही चीज ना। पानी हमें साफ चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। और अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम नहीं लेंगे तो बीमार तो होना स्वाभाविक है। सपोज आप मैं आपको खुद बताऊं कि साउथ दिल्ली है, साउथ दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ एक मेरी खुद बेटी है जो घर में आरओ का पानी पीती है और वहाँ पे कॉलेज जाती है। और वहाँ पे कॉलेज का जो इलाका है, वहाँ पे मैं जब भी बारिश में गया हूँ, बारिश के सीजन में गया हूँ, जब भी देखता हूँ तो रोड पे वहाँ पे सीवेज बहता रहता है, हमेशा बहता रहता है। आप चारों तरफ बदबू आता है। ये साउथ कैंपस की बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि एक बच्चा घर से साफ पानी पी के निकल रहा है, 1 लीटर या 2 लीटर पानी भी लेके निकलेगा, गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में अगर वो पानी खत्म हो गया, कौन सा पानी पिएगा? वहीं का पानी पिएगा ना। वहां का पानी ग्लास में आपको देखने में साफ लगता है, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि वो नॉन कंटामिनेटेड है? साफ दिखने वाली चीज नॉन कंटामिनेटेड, इस बात की गारंटी है? बिल्कुल गारंटी, बिल्कुल नहीं। दिखने में साफ है, लेकिन अगर वो कंटामिनेटेड है तो वो जानलेवा है। हेपेटाइटिस ई हो गया। अब आपको हेपेटाइटिस ई हो गया तो बताइए आप क्या करेंगे? आपका तो महीना 2 महीना खत्म हो गया ना। बॉडी की इम्यून पार्टी खत्म हो गई, उसको टाइम लगेगा डेवलप होने में। तो बहुत आवश्यक है, जैसा कि आज जो डिस्कशन चल रहा है बहुत हेल्दी डिस्कशन है ये। और मैं चाहूंगा पूरी टीम को कि ये जहां पर भी हम लोग इस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं एयर न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, मेन चीज पानी को सही करना है। कि पानी की वजह से हमारे बच्चों से लेके बुजुर्गों से लेके हमारे घर में हमारे किचन सब डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो इस पे जरूर ध्यान रखें। और मैं चाहूंगा कि महक मिश्रा जैसे कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को और जितने भी टेक्नीशियन हैं, जितने भी समाज में इस क्षेत्र से जुड़े हुए जी, हैं, थैंक यू इस जी। बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कुछ एक संदेश अगर देना जी, चाहेंगे जी, तो क्या बिल्कुल। देना चाहेंगे आप? बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक भावुकता भरा बिज़नेस है हमारा। और इस बिज़नेस में आप सभी से मेरा यही प्रार्थना है कि आप जब भी घर में कोई आरओ लगाएँ, बढ़िया आरओ लगाएँ, बढ़िया आदमी से लगाएँ, बढ़िया कंपनी से लगाएँ। उस व्यक्ति से सर्विस लेने की कोशिश करें कि जो आपके विश्वास पे खरे उतरता हो, और टाइम पे सर्विस ज़रूर कराएँ। ये नहीं कि 6 महीने में सर्विस नहीं कराए, साल में सर्विस नहीं कराए, 2 साल में नहीं कराए, आपका पानी साफ आता है तो चलता रहे। आप ये ध्यान रखें कि जो मेडिसिन आज एक्सपायर हो गई है, वो कल अगर आप खाते हैं तो वो ज़हर बन जाएगा। ठीक उसी तरह आरओ के पानी को 1 साल के बाद अगर आप सर्विस नहीं कराते हैं, तो वो भी पानी ज़हर ही बन जाएगा एक तरह से। इसलिए उस मशीन की सर्विसिंग ऑन टाइम कराएँ, उसके फ़िल्टर्स ऑन टाइम चेंज ज़रूर करवाएँ, उसके वाटर टैंक ज़रूर चेंज कराएँ, कम से कम 6 महीने में उसकी क्लीनिंग कराएँ, साल में प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए उसके कैंडल, फ़िल्टर्स जो भी हो साफ सबकी सफाई करवाएँ। एक अच्छे टेक्नीशियन से उसको मैंडेटरी एनुअल मेंटेनेंस दें। और इस बात को ध्यान रखें कि अगर वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है, तो उस वाटर बॉर्न डिजीज़, सपोज़ एक बच्चे को वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाता है और वो माँ अपने बच्चे को गोद में लेके अगर हॉस्पिटल में 3-4 दिन पड़े रहती है, कराती है, वो बच्चा भी रोता है, खुद भी वो रोती है, लाखों लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो वो शायद उनको ये एहसास नहीं होता कि अगर हमने इसको शुद्ध खाना दिया होता, शुद्ध पानी दिया होता, और ये जानने के बाद ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, तो शायद ये आज स्थिति नहीं आती। इसलिए पानी को, पानी की मशीन को आप एक फ्रिज और टीवी ना मानें, इसको एक मेडिकल डिवाइस मानें। और इसको ये मानें कि अगर आप 3,000 रुपया या 3,500 रुपया साल में खर्च करते हैं, तो ये आपका एक मेडिकल इंश्योरेंस है साल का। मेडिकल इंश्योरेंस है। और मेडिकल इंश्योरेंस लेकर आप इस बात को इंश्योर करते हैं कि आपके घर में अगर आरओ लगता है तो आपकी सारी बीमारियां घर के बाहर है। आप ये भी मान के चलें कि आपने अपने गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड लगा रखी है, राइफल लेके, AK-47 लेके, कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी हेपेटाइटिस वायरस, कोई भी कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस, पोलियो आपके घर के अंदर ना आए। ये वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ हमेशा खड़ा रहेगा जब तक कि आपकी मशीन की सर्विसिंग अच्छे टेक्नीशियन से टाइम पे होता रहे। मुझे लगता है कि मेरी ये बातें आपको अगर अच्छी लगी और अगर आप अपनी मशीन को मेंटेन सही कराते रहें, तो इस पॉडकास्ट में इस वीडियो को बनाने का मेरा
जो निर्णय है या जो मेरा जो काम है वो सफल रहा। थैंक यू सो मच।